तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो वो है अदर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो रह गया है वो है ओजोन। अब ओजोन गैस भी आपका एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इसकी लोकेशन अगर हम लोग देखें तो प्राइमरीली ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक क्या है, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है। और कौन से लेयर में ओजोन गैस होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये इसका मेन क्या काम होता है? यूवी शील्ड होता है ये। मतलब ये हुआ कि सन से, जो सन होता है हमारा, वहाँ से हार्मफुल अल्ट्रा वायोलेट रेज आती है, उसका रेडिएशन इतना तेज होता है कि हमारी बॉडी को या बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इससे क्या कौन रक्षा करता है? ये हमारी जो है ओजोन गैस, ये हमारी रक्षा करती है। ये एक शील्ड की तरह काम करती है, यूवी शील्ड की तरह। ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्किन कैंसर से बचाती है, कैटरेक्ट से बचाती है, जेनेटिक डैमेज होने से बचाती है, एंड आल्सो सेफगार्ड द प्लांट्स एंड मरीन इकोसिस्टम। जो पानी में हमारे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उनकी भी रक्षा करती है, और साथ साथ में प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी भी सेल्फ लाइफ को ओजोन गैस क्या करती है? सेफ गार्ड करती है, रक्षा करती है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या होता है इस एटमॉस्फेयर और उसके कंपोनेंट का, कि इट इज़ वेरी केयरफुल बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैस होती है जिसमें वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, और साथ ही साथ में सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं, इवन दोज प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट्स, दे प्ले अ स्पेसिफिक वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा एटमॉस्फेयर। एंड आल्सो इट कंट्रोल द क्लाइमेट एंड आल्सो मेंटेन द प्लैनेट्स एनवायरमेंटल बैलेंस। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं और क्या होता है। पहले वेदर और क्लाइमेट देख लेते हैं। वेदर रेफर्स टू द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस at a specific location, while climate represent the average of these conditions over a long period। अब देखो यहाँ वेदर की छोटी सी डेफिनेशन ऐसी है कि भाई डे टू डे, मतलब कि आज कल परसों, इस तरह से जो है ना, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। और एक लिमिटेड एरिया होता है। जैसे मैं मेरे यहाँ सूरत की बात करूँ ना बच्चों, तो सूरत गुजरात में यहाँ एक लिमिटेड एरिया हो गया है, ठीक है। सूरत एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ जो एक लोकेशन है, उस लोकेशन के बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि आज हॉट डे है, आज सनी डे है, कोल्ड डे है। वेदर नहीं बोलूँगा, ये सारे के सारे सॉरी मैं क्लाइमेट नहीं बोलूँगा, ये सारे के सारे क्या है? वेदर हो गया हमारे, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भाई क्लाइमेट जो है वो एवरेज होता है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एटलीस्ट कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है? तो एटलीस्ट हमारे यहाँ इंडिया में 30 ईयर्स का होता है ना। तो 30 साल, है ना। तो 30 साल का जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है उनको बैलेंस बना के एक कैलकुलेशन निकाला जाता है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और इंडिया का क्लाइमेट क्या है? हमारे यहाँ पे मॉनसून है, ठीक है। और वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है। आज सनी है तो कल हॉट हो सकता है, और भी ज़्यादा कल कोल्ड हो सकता है, परसों आपके रेनी भी हो सकता है। तो रेनी, कोल्ड, हॉट, सनी, ये वेदर होते हैं, ना कि क्लाइमेट। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये वेदर और हमारे क्लाइमेट के बारे में था। अब इसके एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, एंड इट इज फंडामेंटल एलिमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इमीडिएट वेदर एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को और वेदर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए टेम्परेचर को समझना जरूरी होता है। टेम्परेचर क्या होता है? तो या तो कोल्ड या हॉट, ये डिग्री को बताने वाला एक छोटा सा क्या होता है? एलिमेंट होता है हमारा वेदर और क्लाइमेट का। ये समझ गए आप। अब इसके बारे में अगर बात करें कि कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा है ना, तो ऐसा डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर किया जाता है। और इट इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर। किस किस को इन्फ्लुएंस करता है? एयर प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकता है, विंड को, हवा बहुत ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है, एज वेल एज बारिश यानी रेनफॉल। इनको हमें ये समझना चाहिए कि भाई टेम्परेचर किस किस को अफेक्ट करता है। तो आपके यहाँ समझना चाहिए एयर प्रेशर को, विंड को और रेनफॉल को। साथ ही साथ में हाई टेम्परेचर कॉजेज एयर टू एक्सपेंड, वाइल लो टेम्परेचर कॉजेज इट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी और ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। तो ये समझना चाहिए हमें टेम्परेचर से रिलेटेड। और नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम बात करें तो टेम्परेचर को चेक कैसे करें और कैसे मतलब हम 0 डिग्री या 5 डिग्री या 30 डिग्री या माइनस वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल अलग अलग थर्मामीटर होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड थर्मामीटर, ये क्या करता है खाली करंट एयर टेम्परेचर को बताता है कि भाई ये इस तरह का टेम्परेचर है। और दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर वाला। इसमें क्या होता है, इट रिकॉर्ड द हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम जो भी 24 आवर में, ये चेक करने के लिए भी थर्मामीटर होता है। एक और होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है डिजिटल, दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है, इट यूज एक्सपेंडिंग लिक्विड लाइक अल्कोहल और मरकरी। जबकि डिजिटल जो होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं उसकी स्पीड, एक्यूरेसी और डेटा स्टोरेज की वजह से, क्योंकि ये डिजिटल आपके थर्मामीटर में कैपेबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ 3 तरह के आपके सामने थर्मामीटर हैं, ठीक है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो टेम्परेचर, और ये क्या है, टेम्परेचर वेदर और क्लाइमेट का एक एलिमेंट होता है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं तो ये भी हमने बता दिया कि भाई थर्मामीटर होता है और अलग अलग थर्मामीटर होते हैं हमारे पास में, और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट है इसकी स्टैटिक्स जो है ना वो कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरह से यूज होती है। सो टेम्परेचर रीडिंग आर यूज टू कैलकुलेट असेंशियल डेटा लाइक टेम्परेचर रेंज। एक तो टेम्परेचर रेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर रीडिंग। यहाँ पे क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये 24 आवर में अगर 24 घंटे में जो भी टेम्परेचर का अगर हमें टेम्परेचर रेंज निकालना है तो प्लस माइनस किया जाता है, मतलब कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। जैसे कि मैक्सिमम हुआ आपका 40 डिग्री, ठीक है, और मिनिमम हुआ उस दिन का 24 घंटे में, मतलब सुबह अगर हमने सुबह से शाम तक देखा भाई हाई टू हाई कितना हो गया 40 डिग्री, और कम से कम कितना हो गया 20। अब हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। वो जो 20 जो इक्वल आपके बाद में रिमेनिंग आया वो 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर रेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से मीन डेली टेम्परेचर भी होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, सो डेज एवरेज टेम्परेचर फाउंड बाय एडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग्स एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 मीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब मीन के बारे में अगर हम बात करें ना तो मैक्सिमम और मिनिमम को प्लस कर दिया जाता है। अभी मैंने कितना मैक्सिमम बोला 40 और उसके बाद मिनिमम कितना बोला 20, तो दोनों को ऐड करो। अब 40 प्लस 20 कितना हुआ 60। अब 60 डिवाइडेड बाई 2 रिमेनिंग कितना हुआ 30। तो ऐसा करके मीन टेम्परेचर निकाला जाता है। टेम्परेचर रेंज और मीन डेली टेम्परेचर, ये दो क्या है, रीडिंग का स्टैटिक्स होता है, टेम्परेचर में काम आता है। एक तो टेम्परेचर रेंज जो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस मतलब मैक्सिमम और हमारे मिनिमम में से, यहाँ इनको प्लस करके डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, तो वो मीन डेली टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो एलिमेंट है हमारा क्लाइमेट और वेदर का, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुदाब, हवाओं का दाब, यानी कि प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर is the force that is exerted by the weight of the air above us as it presses down on the earth's surface. While invisible, air has weight that exert pressure in all the directions. ये आपको पता है कि हवा जो है उसमें वजन होता है, और वजन जो है ना वो एक फोर्स होता है जो हम पर दबाव डालता है। इसी को हवा का दबाव या वायु दाब बोलते हैं या एयर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये इनविजिबल होता है, किसी भी डायरेक्शन में जाता है। एयर प्रेशर और अल्टीट्यूड की अगर बात करें तो दोनों में रिलेशंस होता है। यहाँ अगर हम बात करें कि अगर हम लोग सी साइड में है, सी लेवल पे, समुद्र के आसपास, तो क्या होगा, हाईएस्ट आपका एयर प्रेशर होगा। समुद्र के आसपास क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा या लो होगा, हाई होगा। एयर प्रेशर इज हाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है ना, मतलब कि मास जो है उसमें एयर मास ज़्यादा होता है और हैवी भी होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि ऊंचाई की तरफ यानी पहाड़ों की तरफ अगर आप जाओगे तो एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जितना ऊपर आप जाओगे एयर बिकम्स थिनर, एकदम हवा पतली बन जाती है, उसका मास और हैवीपन जो है वो कम हो जाता है, लाइट हो जाती है, एंड उसके बाद में धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल्स है वो डाउन हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो आप यहाँ समझे हो कि भाई जहाँ पे समुद्र के आसपास का एरिया है, कोस्टल वाला एरिया है, वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा,
और पहाड़ों पे एयर प्रेशर कम होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर इसका फिजिकल इफेक्ट क्या है सर? लोअर ऑक्सीजन लेवल एट हाई अल्टीट्यूड कैन कॉज फैटिग, डेजनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एज द बॉडी वर्क्स हार्डर टू ब्रीथ। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं कि भाई वहाँ तो एयर प्रेशर कम है, चलो चलते हैं, तो वहाँ आप अगर जाओगे तो थोड़ा सा सावधान ये हो जाना है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम भी हो जाता है। साथ ही साथ में ना फैटिक जैसा लगता है, मतलब एक तरह से फैंटेसी हमारे सामने आ जाते हैं। डेजीनेस या डिजीनेस जो है, मतलब कि एक तरह से मतलब लेजीनेस तो हम लोग नहीं कह सकते, मतलब आप थकाउट एग्जॉस्टेड हो जाओगे वहाँ पे, तो इस तरह की, क्योंकि वहाँ सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये समस्याएं इस एयर प्रेशर से रिलेटेड होती है अल्टीट्यूड की तरफ, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रेशर और वेदर सिस्टम को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इन दोनों का रोल होता है। लो प्रेशर सिस्टम जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, दे अकर व्हेन प्रेशर फॉल सडनली। जैसे ही प्रेशर, आपका एयर प्रेशर कम हुआ, तब वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। दैट ऑफन लीडिंग टू अनस्टेबल वेदर लाइक क्लाउड्स, रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। इफ इंटेंस, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है लो प्रेशर, देन कैन इन्वॉल्व या इवॉल्व इनटू डेंजरस स्टॉर्म्स और साइक्लोन। जैसे जैसे ये जो लो प्रेशर है और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है, मतलब विकराल हो जाता है, डबल हो जाता है, तो तब तब एक और नया चीज़ देखने को मिलता है हमें, साइक्लोन का या स्टॉर्म का, है ना। तो मतलब चक्रवात ये बनते हैं इसी लो प्रेशर की वजह से। और वहीं अगर हाई प्रेशर है तो इट इज़ आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सिंकिंग हैवियर एयर दैट प्रिवेंट्स क्लाउड फॉर्मेशंस रिजल्टिंग इन क्लियर स्काई एंड काल्म वेदर। यहाँ अगर हाई प्रेशर है तो क्या होगा? आसमान एकदम क्लीन दिखाई देगा, क्लाउड्स फ्री स्काई, इस तरह का हाई प्रेशर में नज़ारा देखने को मिलता है। जबकि लो प्रेशर में क्या नज़ारा दिखेगा? साइक्लोन का, स्टॉर्म का। तो लो प्रेशर जहाँ होता है ना, वहाँ ये घटनाएं आपके आम बात होती हैं। अब एयर प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से काउंटिंग करेंगे? सो इसके लिए एक यंत्र होता है, उसका नाम है बैरोमीटर। द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए जो यंत्र है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। सामने आपके दिखाई दे रहा है। एंड इसकी जो यूनिट होती है, कैसे चेक करेंगे भाई उसको? तो टेम्परेचर को हमने क्या किया? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 मतलब एक तरह से मैंने एक डिजिट लिया है, डिग्री सेल्सियस में उसको काउंट किया जाता है। जबकि यहाँ पे इसको MB, आपका डेटा का MB नहीं है, या मिली बार्स, है ना, MB में इसको चेक किया जाता है एयर प्रेशर को, ठीक है। तो इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। एयर जो है, हमेशा एयर प्रेशर के बारे में स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। जैसे कि एवरेज सी लेवल का जो प्रेशर है वो होता है 1013 MB। ये क्या है? ये एवरेज होता है सी लेवल का, ठीक है। और यहाँ अगर 1000 से मान लो कि कम है, कहीं पे एयर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब डिप्रेशन है, यानी लो प्रेशर है। अभी हमने बात किया डिप्रेशन यानी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कब होगा? जब 1000 MB से कम अगर आता है तो उसको बोलते हैं लो प्रेशर, और अगर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर हो गया। बिल्कुल बात वही हुई, है ना। तो अब यहाँ जो तीसरा फैक्टर है हमारा क्लाइमेट और वेदर का, वो है हवा यानी विंड। विंड इज एयर इन मोशन मूविंग फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरियाज ऑफ लो प्रेशर टू बैलेंस एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस। The strength of the wind depends on the magnitude of the pressure difference between these two regions. दो एरिया आपको दिखाई देंगे, आपको लो प्रेशर वाला और हाई प्रेशर वाला। हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारा एयर प्रेशर होता है वो हमेशा हाई टू लो की तरफ जाता है। मतलब कि हाई प्रेशर कहाँ जाएगा? लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर वाला हाई तरफ नहीं जाएगा, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। हाई टू लो, ठीक है। चलो आगे। अब स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड का भी स्पीड और डायरेक्शन होगा। अब यहाँ अगर बात करें तो विंड स्पीड, इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट एयर मूव्स, टिपिकली मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर और मिनट पर सेकेंड, है ना। तो हवा जो है ना, दो उसके पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं विंड के। एक तो होता है स्पीड, एक होता है डायरेक्शन, मतलब कितनी स्पीड से चल रही है और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विंड स्पीड जो है ना हमेशा चेक होती है किलोमीटर पर आवर में, प्रति घंटे की स्पीड से, या प्रति मिनट, या मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। और
डायरेक्शन जो है ना, 4 डायरेक्शन होती है आपकी, आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाइड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ओरिजिनेट, नॉर्थ विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ये विंड के बारे में था। और ये विंड इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है, ये हमें जानना चाहिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए, बिकॉज इट चेंजेस इन विंड पैटर्न्स एंड डायरेक्शन हेल्प अस एज वेल एज मेट्रोलॉजिस्ट, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, दे कैन प्रिडिक्ट अप्रोचिंग स्टॉर्म और रेन। ये जो मौसम विभाग वाले होते हैं या हम जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा विंड की, मतलब हमें ये जो फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये विंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉलेज। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि भाई कहाँ से स्टॉर्म आएगा, बारिश कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये। दूसरा, एविएशन में और सेलिंग में भी विंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नॉलेज ऑफ दिस विंड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द पायलट्स एंड सेलर्स टू नेविगेट सेफली एंड मैनेज स्पीड इन द कोर्स। इसके लिए भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर वालों के लिए भी, फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज द विंड पैटर्न हेल्प देम, यानी फार्मर को फोरकास्ट रेन और ड्राई स्पेल्स एंड अंडरस्टैंड सॉइल एवेपोरेशन रेट्स। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है हमारी एयर या विंड। तो विंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे पूरा ध्यान आपका होना चाहिए बच्चों। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखें तो विंड एड्स इन प्लांट रिप्रोडक्शन बाय डिप्रेसिंग सीड्स एंड पोलन, बट इट कैन आल्सो स्प्रेड पॉल्यूटेंट्स एंड विंड फायर स्मोक, है ना। तो विंड मतलब अच्छे भी है, ये आपके एनालिसिस करने में काम आएगा। लास्ट वाला पॉइंट कि भाई विंड जो है ना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर होती है वो भी हो सकती है, या बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है विंड की वजह से, है ना। इसका अगर स्पीड और डायरेक्शन वो ज़्यादा रहा तो। और अब इसको कैसे चेक करें, तो मेजरिंग द विंड के बारे में अगर बात करें, सो विंड वैन एक यंत्र होता है, ये एक टूल होता है दैट इज़ यूज टू शो wind direction. It features rotating pointer that turns towards the source of the wind. अब ये यहाँ पे एरो जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये एरो से पता चलता है कि कौन से दिशा से हवा जो है वो आ रही है ना। अभी जैसे विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ, तो इसका मतलब ये नॉर्थ से हवा आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, इसको बोलते हैं विंड वैन। तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन के लिए विंड वैन का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है एक यंत्र एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड। विंड की जो स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा आपने बोला, मीटर प्रति सेकंड हमने बोला, मिनट प्रति सेकंड की हमने बात किया। तो ये जो विंड का जो स्पीड है उसके लिए कौन सा यंत्र होता है, एनीमोमीटर, है ना। तो एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो स्पीड को चेक करता है, ठीक है ना। इसमें ब्लेड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो पता चलती है, ठीक है। चलो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है ह्यूमिडिटी, जो हमारा वेदर और क्लाइमेट का नेक्स्ट एलिमेंट है। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो इट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द एयर। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस। इसकी अगर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो यहाँ देखिए, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो पानी है वो भाप बन के ऊपर जो उठता है, इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट, है ना। वो कूलिंग इफेक्ट आपके वहाँ क्रिएट करेगा। सैचुरेशन इफेक्ट, इफ द एयर इज ऑलरेडी हाईली ह्यूमिड, इवेपोरेशन अकर्स मोर स्लोली। अगर मान लो कि भाई जो एयर है ना, हवा, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब उसमें वाटर या वाटर वेपर का थोड़ा सा एलिमेंट है उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस थोड़ा धीरे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मतलब अगर उसमें सनलाइट लगेगा या थोड़ी धूप आएगी ना, तभी उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू होता है ना। अगर पहले से ही मतलब आपके बहुत ज़्यादा काले बादल है, तो काले बादल होने की वजह से क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी पूरी तरह से आपको कोहरा वगैरह दिखाई देता है ना, फॉग, तो वो फॉग चारों तरफ दिखाई देता है। जैसे ही सन उस पर गिरता है या सन रेज आते हैं, तो धीरे धीरे वो आपका आसपास का एरिया साफ होता है, यानी कि इवेपोरेशन शुरू हो गया है। तो ये हमको यहाँ ह्यूमिडिटी में समझना चाहिए बच्चों, है ना। अब यहाँ पे ये तो आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझना है, इसकी एक की कॉन्सेप्ट है ये। दिस स्केल compares the current moisture in the air to the maximum amount it can hold at the specific temperature. तो relative humidity RH
ये इसका मेजरिंग स्केल है ह्यूमिडिटी का। जैसे मैंने टेम्परेचर का क्या बोला, डिग्री सेल्सियस, है ना, ये हमने बात किया। और एयर प्रेशर का क्या बोला, MB, मिलीबार। तो उसी तरह से ह्यूमिडिटी का क्या है, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कितना उसमें वाटर वेपर है हवा में या आसमान में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में। तो वो चेक करने का तरीका जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ये आपको समझना चाहिए। अगर मान लो 0% है, इसका मतलब एयर विद नो मॉइस्चर, रेयर इन नेचर, ठीक है। और 100% होता है तो इसका मतलब एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड एंड कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर। तो इस तरह से RH हमें मदद करता है ह्यूमिडिटी को काउंट करने में। ड्राई वेदर में अगर बात करें ना, तो टिपिकली रेंजेस बिटवीन 20 to 40। ड्राई वेदर है, एकदम सूखा सा, बारिश वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है 20 to 40। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी। और वही आपका एकदम ह्यूमिड वाला या कोल्ड वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, 60 to लगभग 80% जो है उसमें ह्यूमिडिटी यानी RH होगा। ये अब तक आपको समझना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। फिर इसका मेजरमेंट और इम्पोर्टेंस क्यों करते हैं ह्यूमिडिटी का, कहाँ ज़रूरत है भाई ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करने की, तो ये आपको यहाँ समझना है। एक तो होता है हिग्रोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी लेवल्स। ह्यूमिडिटी के अलग अलग लेवल को चेक करने के लिए मीटर होता है, एक टूल होता है, उसको बोलते हैं हिग्रोमीटर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के ये एग्जिस्ट होते हैं आजकल मार्केट में। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मान लो कि बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पैकेजिंग करना, उसको स्टोरेज करना, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो वहाँ ह्यूमिडिटी के लिए ये जो चीज़ है हिग्रोमीटर बहुत ज़रूरी होता है कि भाई उसमें क्या है, वरना फूड पॉइजनिंग वाले हो सकता है, फूड एक्सपायर हो सकता है। तो वो सब चीज़ें हैं स्टोरेज बढ़ाने के लिए या इंडस्ट्रियल यूज उसका बहुत होता है ह्यूमिडिटी का, ठीक है। साथ ही साथ में प्रिजर्वेशन के लिए भी म्यूजियम्स ट्रैक ह्यूमिडिटी टू एंश्योर ड्राई एयर, प्रोटेक्टिंग वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम मॉइस्चर डैमेज। मॉइस्चर से बहुत सारे जो म्यूजियम में सामान पड़ा होता है ना, तो वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए भी इसका हिग्रोमीटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला जो वेदर का हमारा एलिमेंट है बच्चों, वो है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन का मतलब क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। पर्सिपिटेशन मेजरमेंट डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ वाटर that would collect on a flat surface if there were no drainage or evaporation. For example, 30 mm या millimeter of rainfall equals a layer of water approximately as thick as 3 10-cent coins stacked together. इसके बराबर होता है precipitation. मेजरिंग कैसे होगा इसका? So the rain goes एक यंत्र होगा, इससे आप जो है वो बारिश को चेक कर सकते हो भाई कितनी बारिश हुई है, ठीक है, पर्सिपिटेशन कितना हुआ है। इसको तरीका क्या है तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। विंड फनल जो है ये रखा जाता है एट द टॉप, कैप्चर रेन एंड डायरेक्ट इट इनटू ए मार्क्ड सिलेंडर और कंटेनर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में रीडिंग होता है इसका, इस पूरे स्केल का। द मार्किंग्स ऑन द कंटेनर indicate the depth of the collected water. For example, water reaching 15 mm या millimeter. That marks signifies or tell us that 15 millimeter of rainfall in that area. मतलब कि अगर वो जो मान लो ग्लास पड़ा है और उसके ऊपर लेबलिंग लगा हुआ है, अब उसमें पानी की जितनी बूंदें गई है ना, तो वो 15 mm तक गई है, तो इसका मतलब उस एरिया में कितनी बारिश हुई है, 15 mm की। तो इस तरह से मेजरिंग होता है बारिश का, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस भी ये भी है कि रेनफॉल इज टिपिकली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर 24 आवर ऑफ द पीरियड। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। दिस रिकॉर्ड असिस्ट लोकल गवर्नमेंट्स पीपल इन मैनेजिंग सिटी वाटर सप्लाईज एंड ड्रेनेज सिस्टम को भी। साथ ही साथ में प्लानिंग एंड सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी होता है। एक्यूरेट डेटा हेल्प फार्मर्स with crop planning, weather forecasters with the predictions and disaster management team with flood or drought preparation. ये सब के लिए इसका इंपॉर्टेंस होता है, इसके डेटा का, ये आपको जानना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सीजन एंड द मॉनसून इन इंडिया, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी आपको अगला वीडियो मिलेगा।